गुड आफ्टरनून। Can you hear me? Yes, sir. ओके ओके, चलिए अभी तक तो कम लोग जुड़े हैं, जुड़ जाएंगे वो लोग। हम लोग स्टार्ट करते हैं। SN1 SN2 मोस्टली हो चुका था। अब उससे रिलेटेड एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। NGP रिएक्शंस बोल सकते हैं आप, या नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन बोल सकते हैं आप उसको। सो सिंपली हम लोग इसको ऐसा हेडिंग डालें आज, जो हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। SN1 SN2 का ही एक इंपॉर्टेंट इनफैक्ट बोल सकते हैं कि फैक्टर है जो अफेक्ट करेगा स्टीरियोकेमिस्ट्री वाइज। तो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन देख रहे हैं। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन इनफैक्ट बेटा इसको हम लोग NGP भी बोलते हैं। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन को NGP भी बोलते हैं। N नेबरिंग के लिए है, G ग्रुप के लिए है, और P का मतलब है पार्टिसिपेशन। तो NGP रिएक्शन मैकेनिज्म, इनफैक्ट ऐसा भी बोल सकते हैं आप इनको, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन मैकेनिज्म। ये बात आपको थोड़ी देर में समझ में आएगी कि इसका मतलब क्या होता है। बट एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊं कि एक इसके पहले जो आपने डिस्कशन किया हुआ है कि जो SN1 है, SN1 का जो प्रोडक्ट होता है बेटा, SN1 की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है प्रोडक्ट की, वो स्टीरियोकेमिस्ट्री आप जानते हैं कि अगर काइरल कार्बन सेंटर है तो रेशमिक प्रोडक्ट बनता है, यानी कि वहां इन्वर्टेड प्रोडक्ट भी बनेगा और रिटेंडेड प्रोडक्ट भी बनेगा SN1 में। जबकि अगर आप बात करें बेटा, अगर SN2 की बात करें आप, तो SN2 में हमेशा प्रोडक्ट कैसा बनता है बेटा, 100% प्रोडक्ट कैसा बनता है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट, स्टीरियोकेमिस्ट्री वाइज अगर आप इसको देखें तो। लेकिन एक अमेजिंग फैक्ट सामने आया अपने पास। एक अमेजिंग फैक्ट सामने ये था, एक्सपेरिमेंटली अपने को पता चला कि जब R2 ब्रोमोप्रोपोनेट को ट्रीट किया जाता है, मतलब मैं यहाँ पे अगर लिख रहा हूँ, इनफैक्ट एक स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, जैसे मान लो अपने पास एक मॉलिक्यूल दिया है, एक्सपेरिमेंटल चीज मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे लगा है Br, और यहाँ पे कुछ वैलेंसी जिस तरह से है, ये आपका यहाँ पे H है, से दिस इज H। पहले आप समझेंगे फिर उस चीज को आप कॉपी करिएगा, समझ लीजिए पहले आप। ये आपका है CH3 मिथाइल ग्रुप, और उसके बाद यहाँ आपका लगा हुआ है बेटा कुछ इस तरह से C डबल बॉन्ड O एंड O-। इट इज समवॉट लाइक दिस। इनफैक्ट ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है R2 ब्रोमोप्रोपेनोएट। इसको अगर आप देखेंगे, सो दिस इज कॉल्ड R2 ब्रोमोप्रोपेनोएट, 2 ब्रोमोप्रोपेनोएट, प्रोपेनोएट। बेटा R क्यों है? R का मतलब है रेक्टस। इनफैक्ट अगर आप इसका RS नॉमेनक्लेचर करेंगे, तो ब्रोमीन बेटा प्रायोरिटी 1 मिलेगी, कार्बोक्सिलेट को प्रायोरिटी 2 मिलेगी, मिथाइल को 3। देखें आप R की तरफ रेक्टस जा रहा, मतलब इसका डायरेक्शन अगर आप देखेंगे तो डायरेक्शन इस तरह से है, और H जो बॉटम वाला है लास्ट प्रायोरिटी में है ही है, तो इसलिए R2 ब्रोमोप्रोपेनोएट है ये। अब जब इसको बेटा इनफैक्ट ट्रीट किया गया किसके साथ, हाइड्रोक्साइड आयन के साथ। हाइड्रोक्साइड आयन के साथ जब इसको ट्रीट किया गया इस स्पीसीज को, OH- इज अ हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन के साथ इसको ट्रीट किया गया इन प्रेजेंस ऑफ Ag2O। Ag2O की प्रेजेंस में, जस्ट एक कैटालिटिक अप्रोच में होगा Ag2O, उसको बहुत डरने की जरूरत नहीं है। तो जब इसको लिया गया हाइड्रोक्साइड आयन को, इसके साथ हाइड्रोक्साइड आयन क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। सो जो प्रोडक्ट मिला बेटा यहाँ पे अपने को, प्रोडक्ट वो देखिए, प्रोडक्ट में जो स्टीरियोकेमिस्ट्री मिलती है, प्रोडक्ट ये मिला कि ये C है, और Br की जगह पे बेटा आपका लग गया OH, यानी ये जो Br था लिविंग ग्रुप, वहां पे OH लग गया, और बाकी चीजें आप देखेंगे कि एज इट इज हो गई, वो जैसी थी। यहाँ पे H था तो H है, यहाँ पे आप देखें कि मिथाइल था तो मिथाइल है, CH3 है, और यहाँ पे आप देखें कि C डबल बॉन्ड O- था तो वो अपनी जगह पे है। मतलब आप देखें कि R2 ब्रोमोप्रोपेनोएट आपने लिया रिएक्टेंट,
और प्रोडक्ट क्या बन गया, R2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोएट। दिस प्रोडक्ट इज R2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोएट, R2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोएट, ये बन गया। अब एक एक्सपेरिमेंटल चीज मैंने यहां पे लिखी है, एक एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन आपके सामने है। ये ध्यान रखिएगा, अब रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल। ये जो रिएक्शन आपके सामने है बेटा, ये एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन आपके सामने लिखी गई है। तो अब पहली बात तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर आप मैथमेटिकली देखिए तो Br को किसने रिप्लेस किया है बेटा, Br को किसने रिप्लेस किया है, OH ने रिप्लेस किया है रिएक्शन में कि नहीं? मतलब आप देख लें, Br की जगह पे क्या आ गया है, OH आ गया है। इसका मतलब ये रिएक्शन जो है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है कि नहीं है? अबव रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? क्योंकि Br की जगह पे आप देखें, मतलब ये जो Br है, इस Br की जगह पे क्या आ गया है, OH आ गया है। एक न्यूक्लियोफाइल ने, अच्छे न्यूक्लियोफाइल ने पुअर न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस कर दिया है। लेकिन अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ कि क्या ये रिएक्शन SN1 है कि SN2 है, क्या जवाब होगा? इज दिस रिएक्शन इज SN1 और SN2? किस मैकेनिज्म को उसने फॉलो किया होगा, SN1 या SN2? बताएं मुझे बेटा। अगर ये SN1 होता तो स्टार्टिंग मटेरियल R2 ब्रोमोप्रोपेनेट है, तो R के साथ यहाँ पे प्रोडक्ट R+S बनता, रेसिविक मिक्सर बनता, लेकिन सिर्फ R बना है, तो SN1 तो नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरा, अगर ये SN2 होता, तो R की जगह पे प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए था, S। भाई इन्वर्जन होता है वहां पे, SN2 में इन्वर्जन होता है, तो अगर आपका स्टार्टिंग मटेरियल R है तो इसको S होना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये R है। यानी प्रोडक्ट इज 100% रिटेंडेड प्रोडक्ट। दिस प्रोडक्ट इज 100% रिटेंडेड प्रोडक्ट। मुझे बताइए कि क्या ये SN1 या SN2 किसमें पॉसिबल है? आपने जो पढ़ा है 100% रिटेंडेड प्रोडक्ट, क्या SN1 में पॉसिबल है? नहीं। तो SN2 में पॉसिबल है क्या? नहीं। SN2 में तो 0% है। क्यों? क्योंकि SN2 में तो इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है। तो सवाल ये उठता है कि ऊपर वाली रिएक्शन जो है, ये दिख रही है कि यार ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो है, SN तो है, लेकिन अगर SN में SN1 नहीं दिखाई दे रहा है, SN2 नहीं दिखाई दे रहा है। स्टीरियोकेमिस्ट्री के हिसाब से अगर देखते हैं तो ना तो अपने को SN1 दिखता है, ना तो SN2 दिखता है। लेकिन ये बात जरूर है कि एक Br ब्रोमाइड को हाइड्रोक्साइड आयन ने रिप्लेस कर दिया, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो है। लेकिन स्टीरियोकेमिस्ट्री ये कह रही है कि ना तो SN1 है, ना तो SN2 है, राइट। तो ये जो अबव रिएक्शन बेटा, ये क्या है, क्या एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। ये जो रिएक्शन है, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट आपके सामने मैंने शेयर किया है। अबव इज अ फैक्ट, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है वो रिएक्शन, वैसा नहीं है, वो फैक्ट है। जो ऊपर वाली रिएक्शन है, ऊपर वाली जो रिएक्शन है, वो ऊपर वाली रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। अब उसको फैक्ट है तो बदल नहीं सकते हम, फैक्ट को तो बदला नहीं जा सकता। और SN1 दिख नहीं रहा है और SN2 भी नहीं दिख रहा है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सो ये ना तो कंसिस्टेंट है SN1 के साथ और ना तो कंसिस्टेंट है SN2 के साथ। तो क्या बोलेंगे, बस सिंपली अगर बोले कि दिस रिएक्शन इज नॉट कंसिस्टेंट, मतलब अबव रिएक्शन इज नॉट consistent with SN1 and nor with SN2। स्टीरियोकेमिस्ट्री वाइज देखें तो SN1 से भी कंसिस्टेंट नहीं है और SN2 से भी कंसिस्टेंट नहीं है। स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट अगर देखते हैं तो ये बात अपने को यहाँ पे दिखाई देती है। अच्छा, ध्यान रखना कि सिल्वर आयन एक्ट एज ए कैटालिस्ट, यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है।
दिस सिल्वर आयन या ये जो Ag2O है, इट इज ओनली कैटालिस्ट, इसका भी रोल नहीं है कैटालिस्ट का, इट इज ओनली ए कैटालिस्ट, ये कैटालिस्ट की तरह काम करेगा Ag2O। तो ऐसा भी नहीं कहना कि Ag2O की वजह से हो रहा है, ये Ag2O की वजह से नहीं हो रहा है, ठीक है। थोड़ा वो क्या करता है, स्टार्ट दे देता है, लेकिन स्टीरियोकेमिस्ट्री को चेंज करने में Ag2O का कोई रोल नहीं है। सो अब आखिर ये हुआ कैसे, तो रिएक्शन हुई कैसे, इस बात को देखा जाए, समझा जाए, है ना, फिर देखते हैं कि क्या हुआ बेसिकली। सो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को अगर मैं देखता हूं तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैकेनिज्म मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए हुआ क्या, इसका एक्चुअल मैकेनिज्म मैं लिखना चाहता हूं। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखिए आप, आपको मजा आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या है आपके पास जो स्टार्टिंग मटेरियल है, वो जो स्टार्टिंग मटेरियल है उसको मैं लिख लेता हूं। आपके पास है ये सी, यहाँ पे आपके पास Br एक लिविंग ग्रुप है, राइट। यहाँ पे मैंने H तो था ही, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, यहाँ अबव द प्लेन आप देख रहे हैं कि आपने मिथाइल लगा ही रखा था, और यहाँ पे आपका कार्बोक्सिलेट यानी COOO माइनस, कुछ ये आयन ऐसा पड़ा हुआ है। अब हुआ क्या, आप O माइनस को अगर ध्यान से देखेंगे, इसी जगह पे इसी कंपाउंड में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये जो O है, O निगेटिव चार्ज के साथ जो O है बेटा, ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह है। ये जो सेंटर है O सेंटर एक न्यूक्लियोफाइल की तरह आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये जो सेंटर है O माइनस, एक तरह से आप बोल सकते हैं कि इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल इंटरनल, इंटरनल एक न्यूक्लियोफाइल है। और Br यहाँ पे क्या है, लिविंग ग्रुप है। तो मोस्ट प्रोबेबली हुआ ये होगा कि ये जो O माइनस है वो लिविंग ग्रुप के बैक साइड से यहाँ पे इस कार्बन पे अटैक किया होगा, ये O ही अटैक किया होगा, और जो Br है ये लीव करके चला गया होगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज लाइक SN2, ये SN2, ये वाला स्टेप SN2 है। लेकिन ये बात जरूर है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है उस मॉलिक्यूल में ही प्रेजेंट है। सो यू कैन से दिस इज समवॉट लाइक इंटरनल SN2, इसको आप इंटरनल SN2 भी बोल सकते हैं, इंटरनल SN2, यानी बैक साइड से O माइनस अटैक कर रहा और Br जो है लीव कर गया होगा। ऐसी एक पॉसिबिलिटी, ऐसी एक संभावना, ऐसी एक, है ना, ऐसा एक चांस है इसके साथ। तो जब वो अटैक कर गया होगा तो देखिए क्या बना होगा, फर्स्ट स्टेप में SN2 हुआ होगा, तो SN2 होने के बाद क्या बना होगा मैं आपको बता रहा हूं, ये बन गया होगा कुछ इस तरह से C पे कोई दिक्कत नहीं, ये C डबल बॉन्ड O है आपका, और यहाँ पे जो O है, ये O जो है यहाँ पे बॉन्ड बना लिया पीछे साइड से, और उस कार्बन पे दो अभी भी चीजें पड़ी हुई हैं, हाइड्रोजन पड़ा हुआ है उसी कार्बन पे, और उसी कार्बन पे आप देखेंगे तो मिथाइल ग्रुप पड़ा हुआ है, कुछ ऐसा। ये बन गया होगा 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग, और Br आपका निकल गया होगा। इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन या साइक्लिक रिंग, इस तरह से बोल सकते हैं आप इसको, है ना। इनफैक्ट यू कैन से दिस इज द इंटरमीडिएट रिंग या लैक्टोन रिंग, लैक्टोन रिंग भी बोल सकते हैं आप इसको, लैक्टोन रिंग इसको बोला जा सकता है, लैक्टोन। ओके, तो पहले स्टेप में तो ये हुआ SN2। अब इसके बाद क्या हुआ होगा जरा देखिए, अब इसके बाद अगले स्टेप में क्या हुआ होगा, एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं मैं। अगले स्टेप में हुआ ये होगा कि जो एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल है, यानी आपने देखिए क्या लिया है, आपने लिया है न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे बाहर वाला क्या लिया, OH माइनस। ये जो न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस, यानी एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल OH माइनस, ये जो OH माइनस है एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल, ये NU है एक्सटर्नल, बाहर से आ रहा एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल, और ये O लिविंग ग्रुप है। ये O यहाँ कार्बन पे इधर से अटैक करे और इस कार्बन पे अटैक करे, वैलेंसी 5 होगी, तो ये CO बॉन्ड यानी ये लिविंग ग्रुप का काम कर जाए, यानी O जो है O ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके लीव करके इधर आ जाए, मतलब जहां था वहीं से लौट आए। तो ये भी एक तरह का SN2 है, दिस स्टेप इज आल्सो नोन एज SN2। अब देखिए कि OH वहां से अटैक कर रहा है और O माइनस लीव करके चला आया, O माइनस लीव करके चला आया, तो क्या बनेगा, अब जरा देखिए, इधर मैं लिखता हूं प्रोडक्ट यहां कहीं कुछ इस तरह से बन जाएगा आपका कि ये आपका C है, यहां पे आपका OH हो जाएगा, और यहां पे आपका H, और यहां आपका मिथाइल जहां था वहां लौट आएगा, और जो कार्बोक्सिलेट था वो भी जहां था वहां लौट आएगा।
एग्जैक्टली कुछ ऐसा बन जाएगा। मतलब आप देखिए कि दो स्टेप में SN2 के कितने स्टेप हुए? दो। पहले स्टेप में इंटरनल न्यूक्लियोफाइल, दूसरे में एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल, और प्रोडक्ट आपका ये बन गया। तो मुझे बेटा ये बताना कि पहले स्टेप में SN2 हुआ, तो SN2 अगर होगा तो SN2 क्या देगा? इन्वर्जन देगा कि नहीं देगा? इन्वर्जन देगा। अच्छा, दूसरे स्टेप में भी SN2 है, तो दूसरा स्टेप भी इन्वर्जन होगा। ये बताना मुझे कि इनवर्स का इनवर्स क्या होता है? इनवर्स का इनवर्स क्या होता है? किसी भी चीज का इनवर्स कर दो और उसका फिर इनवर्स कर दो, तो वही चीज आ जाती है कि नहीं आती? तो जब आप दो बार इन्वर्जन कर देंगे, यानी इन्वर्जन का इन्वर्जन कर देंगे, तो रिटेंशन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सो दिस इज द ट्वाइस ऑफ SN2। मतलब ये जो टोटल रिएक्शन है, दिस वाज ट्वाइस ऑफ SN2, यानी इन्वर्जन का इन्वर्जन। दैट्स व्हाई दिस प्रोडक्ट इज रिटेंडेड प्रोडक्ट। इसीलिए इस प्रोडक्ट का क्या है? रिटेंशन हो गया, रिटेंडेड प्रोडक्ट 100% आ गया। यानी दो बार जब SN2 आप करा देंगे तो इन्वर्जन का इन्वर्जन एग्जैक्टली उसी स्टीरियोकेमिस्ट्री पे आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि बेसिकली जो O- है, जो इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल शुरुआत में भी वहीं पे है और फाइनल प्रोडक्ट में भी वहीं पे है। आप देख लें, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल में कोई चेंज नहीं आया है। इंटरनल न्यूक्लियोफाइल देखें आप, ये अभी भी फाइनली प्रोडक्ट में भी वही है, आप देख लें। और रिएक्टेंट में भी एग्जैक्टली ऐसा ही था, रिएक्टेंट में भी उसका नेचर यही था, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल का, और प्रोडक्ट में भी वही है। लेकिन उसने क्या किया है कि बीआर को लीव कराने में हेल्प किया है। ये जब बैक साइड से अटैक करना चालू कर दिया तो बीआर को लीव करना आसान हो गया। यानी इसने क्या किया है? लीविंग ग्रुप को लीव कराने में असिस्टेंस प्रोवाइड की है, राइट? ये असिस्टेंस प्रोवाइड की है। नेबरिंग ग्रुप है, ये बीआर का नेबरिंग ग्रुप है, पड़ोसी ग्रुप है, ये उसको हेल्प कर दिया। इसीलिए इसको बोलते हैं कि नेबरिंग ग्रुप जो है, इनफैक्ट रिएक्शन में इनिशियली और फाइनली तो वही रहता है, लेकिन बीच के स्टेजेस में वो इन्वॉल्व हो जाता है और वो लीविंग ग्रुप को हेल्प करता है लीव करने में। तो जब कभी भी नेबरिंग ग्रुप या पड़ोस वाला ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप को हेल्प करे जाने में, तो हम उसको बोलते हैं, क्या हो गया? जरा देखिए हेडिंग, क्या हो गया? नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, यानी कि पड़ोस वाला ग्रुप पार्टिसिपेट कर गया। ये ठीक वैसी ही बात है कि आपका ट्रांसफर हो जाता है आपके पेरेंट का, तो जब आप सामान वामान निकाल रहे होते हैं घर से, तो पड़ोस वाले अगल बगल आ जाते हैं और आपका सामान जो है ट्रक पे कई बार जो है लोड करवाने में हेल्प करने लगते हैं, ताकि आप दोबारा लौट के ना आए उस शहर में, उस गली में। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो एक्चुअली यहीं पे स्थिति यही है कि बीआर लिविंग ग्रुप है और यहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट बगल में एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल है जो उसको पुश कर देता है। पुश करने से उसको हेल्प मिल जाती है, लीव कर जाता है। और जब लीव कर जाएगा और दोबारा जो बाहर से एक न्यूक्लियोफाइल बैठा है वो फिर अटैक करेगा, तो भैया ये फिर से अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। तो ऐसे ग्रुप जो परमानेंटली केमिकल चेंज में पार्टिसिपेट नहीं होते हैं, लेकिन किसी भी लिविंग ग्रुप के जाने में या उनके लीव करने में हेल्प करते हैं, एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बनाते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन रिंग है, इट इज साइक्लिक इंटरमीडिएट। इलेक्ट्रॉन रिंग क्या है? साइक्लिक इंटरमीडिएट है। साइक्लिक इंटरमीडिएट बनाएंगे और वापस से जब दोबारा जब अटैक होगा तो न्यूक्लियोफाइल का, तो वो अपनी जगह पे आ जाएंगे, जिससे प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री रिटेन बनी रहेगी, वही रहेगी जो होती है। ठीक बात है? तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं एनजीपी रिएक्शन या नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन, जहां पे पड़ोस वाला ग्रुप लिविंग ग्रुप को हेल्प कराने में थोड़ी देर के लिए पार्टिसिपेट कर जाए। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। समझ गए? और एनजीपी सपोर्टेड रिएक्शन का रेट काफी अच्छा होता है। मतलब जहां पे एनजीपी जिस रिएक्शन में होता है उसका न्यूक्लियोफिलिक काफी फास्ट हो जाता है। इस बात को भी नोट कर सकते हैं आप कि ट्वाइस ऑफ SN2, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि रेट ऑफ एनजीपी रिएक्शंस आर मोर देन अदर SN रिएक्शन। अदर SN यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
क्योंकि जब आपको आपका पड़ोसी ही आपको छोड़ने के लिए जाने के लिए तैयार है कि चलो आपको रेलवे स्टेशन तक छोड़ आते हैं, तो आपका आधा सामान तो लेके चला ही जाएगा वहां तक पहुंचाने, तो आपको हेल्प मिल जाएगी, आप ज्यादा आसानी से पहुंच जाएंगे। तो ठीक वैसी बात यहाँ पे कुछ है। अच्छा, अब इसी बात को मैं अगर थ्योरेटिकली समझाना चाहूं तो होता क्या है, जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2SN2। मतलब मैंने ऊपर लिखा है ट्वाइस ऑफ SN2। ट्वाइस ऑफ SN2 का मतलब क्या हुआ? डबल इन्वर्जन इज रिटेंशन। डबल इन्वर्जन इज रिटेंशन। मतलब प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या कर जाती? रिटेन कर जाती। डबल इन्वर्जन इज रिटेंशन। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री वाइज इस तरह से होता है। इसको अगर सिंबॉलिकली हम लोग और दिखाएं, जनरलाइज करें इसको, तो देखिए किस तरह से होगा। मान लो आपके पास एक कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये आपका कोई ग्रुप है आपका ये, और यहां पे लगा हुआ है लीविंग ग्रुप, और ये वैलेंसी जो भी है कार्बन की वैलेंसीज है। तो सबसे और आपने क्या किया? न्यूक्लियोफाइल ले लिया आपने, इसके साथ क्या किया? न्यूक्लियोफाइल ले लिया, NU- ले लिया। तो न्यूक्लियोफाइल क्या है? लीविंग ग्रुप की जगह न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा। यानी अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट है पूरा क्या बनेगा? प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा, ये खाली, यहाँ पे G रहेगा ग्रुप, और यहाँ पे लीविंग ग्रुप की जगह पे न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री एज इट इज है, जो लिविंग ग्रुप की स्टीरियोकेमिस्ट्री वही न्यूक्लियोफाइल की है। तो यहाँ पे बताया ही जाता है कि एक्चुअल जो मैकेनिज्म होती है वो क्या होती है, जरा देखिए आप। ये तो आपका एनजीपी वाली रिएक्शन हो गई। मैकेनिज्म क्या होती है वो जरा अलग से देखते हैं हम लोग। मैकेनिज्म कुछ इस तरह से है, सी यहाँ पे है, यहाँ पे आप देख लें कि ग्रुप है, और ये ग्रुप जो है, जो ये एनजीपी वाला ग्रुप है, ध्यान रखना, ये जो ग्रुप है बेटा एनजीपी, जी का मतलब एनजीपी, ये जो ग्रुप है जी का मतलब वो ग्रुप जो एनजीपी में पार्टिसिपेट कर सकता है, और इसके पास एक लोन पेयर जरूर होना चाहिए। तो पहले स्टेप में ये हुआ होगा कि ये जो ग्रुप है ये इस कार्बन पे अटैक किया होगा, और ये लिविंग ग्रुप इधर लीव करने में इधर चला गया होगा। तो इंटरमीडिएट क्या बना जरा देखिए, इंटरमीडिएट बन गया आपका सी, ये कुछ ऐसा, और लिविंग ग्रुप चला जा चुका है। जी ने यहां से बॉन्ड था ही, वो यहां से भी बॉन्ड बन गया और यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया जी के ऊपर। तो एक साइक्लिक इंटरमीडिएट जिसको मैं इलेक्ट्रॉन रिंग बोल रहा था, अगर ऑक्सीजन रिंग का पार्ट हो जाए तो इलेक्ट्रॉन रिंग बोल सकते हैं। ये SN2 है, पहला SN2 ये हुआ इंटरनल SN2। इसको क्या बोलेंगे? इंटरनल SN2। अब अगले स्टेप पे क्या होगा? अगले स्टेप में आपके पास न्यूक्लियोफाइल फिर से NU- वो बाहर वाला न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? वो अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, तो ये लीविंग ग्रुप इधर से छोड़ के वापस वहीं लौट जाएगा। यानी फिर क्या बनेगा? सी यहाँ पे आप देखिए कि एग्जैक्टली जो था वही है, यहाँ पे आपका ग्रुप आ गया, और ये आपका क्या आ गया? NU आ गया। और ये वाला स्टेप भी क्या था? ये वाला भी स्टेप SN2 था, लेकिन न्यूक्लियोफाइल एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल। और ये जो प्रोडक्ट बन गया, ये प्रोडक्ट RP रिटेंडेड प्रोडक्ट बन गया। RP यानी रिटेंडेड प्रोडक्ट आपका यहाँ पे बन चुका है। सो बेसिकली दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एनजीपी सपोर्टेड रिएक्शन। प्लीज कॉपी करा जाए इसको। मतलब नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन यहाँ पे हो गया, और ऐसी रिएक्शन को कई बार एनजीपी रिएक्शन तो बोलते ही हैं, एनजीपी तो बोलते ही हैं, साथ में ही कई बार एंकीमेरिक असिस्टेंस भी बोलते हैं इसको। एंकीमेरिक असिस्टेड रिएक्शन या एंकीमेरिक असिस्टेंस। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन को एंकीमेरिक असिस्टेंस भी बोलते हैं। ये दोनों ही बातें एक ही हैं, एंकी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन या एंकीमेरिक असिस्टेंस। या आप ऐसा बोल सकते हैं द रेट इनहेंसमेंट, द रेट इनहेंसमेंट ड्यू टू एनजीपी is called एंकीमेरिक असिस्टेंस। एंकीमेरिक असिस्टेंस, इसको नोट कर लें।
अच्छा, जनरली ये जो ग्रुप है, ज्यादातर केसेस में जो एनजीपी है, ये जो ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं, जी का मतलब क्या, एनजीपी, ये जो जी है आपके पास, जी का मतलब एनजीपी, और एनजीपी के पास बेटा जो की एटम है, शुड बी लोन पेयर, शुड बी लोन पेयर, कोई भी ऐसा ग्रुप जिसके ऊपर क्या हो, लोन पेयर हो, शुड बी लोन पेयर, तभी वो एनजीपी में पार्टिसिपेट करेगा, शुड बी लोन पेयर। तो अब जी की जगह क्या क्या हो सकता है, जी की जगह पे कोई हेलोजन हो सकता है, क्योंकि हेलोजन के पास तो 3-3 लोन पेयर होते हैं, हेलोजन हो सकता है बेटा, कई बार OH हो सकता है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, राइट, कई बार ईथर हो सकता है, O यहाँ पे लोन पेयर है, कई बार आपका सल्फर हो सकता है, राइट, सल्फर हो सकता है जहां पे लोन पेयर है। तो कोई भी एक ऐसा ग्रुप जिसके ऊपर लोन पेयर है, वही एनजीपी या नेबरिंग ग्रुप का रोल प्ले कर सकता है, जहां पे ट्वाइस ऑफ SN2 होता है, और जिसकी वजह से इन्वर्जन क्या हो जाता है, रिटेंशन हो जाता है। तो मैं ज्यादा डिटेल नहीं करना चाहूंगा, इतना ही डिटेल करना चाहूंगा इसके बारे में बेटा, एनजीपी पार्टिसिपेटेड रिएक्शन के बारे में। और मुझे लगता है ये बात आपको क्लियर तरीके से समझ में भी आ गई होगी, इसकी मैकेनिज्म भी समझ में आ गई होगी, बड़ी आसानी से मैंने इस बात को समझाया। एक चीज मैं यहाँ पे शेयर करूंगा आपसे, एक बार एक क्वेश्चन बढ़िया सा आ गया था, मैं इसको शेयर करना चाहूंगा, इसको लिख लिया आपने क्या, इवन NH2 हो या कोई भी ऐसा नाइट्रोजन का डेरिवेटिव जहां नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, सो ऐसा भी लिख सकते हैं आप कि जी जो है वहां पे ऑक्सीजन एटम हो या सल्फर एटम हो या हेलोजन एटम हो या नाइट्रोजन एटम हो, मतलब जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से एनजीपी में प्ले कर पाते हैं, एनजीपी में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन के थ्रू इस बात को आपको और कनेक्ट करना चाहूंगा, एक क्वेश्चन लेता हूं और इसके बाद कनेक्ट करूंगा। मैं एक क्वेश्चन ऐसा था एनजीपी से रिलेटेड, बोल रहा है कि इन द गिवन रिएक्शन, इन द गिवन रिएक्शन, रिएक्शन क्या है जरा देखें आप, CH3 CH2 S CH2, ये जो CH2 है स्टार लगा दिया है, इसके ऊपर उन्होंने स्टार लगा दिया है, मतलब हो सकता है कि ये C14 वाला कार्बन हो, CH2 एंड Br, और इसको इन्हें ट्रीट करा दिया वाटर के साथ, वाटर का मतलब HOH, हाइड्रोलिसिस टाइप का, और ये X बना, बोल रहे हैं कि X बन रहा है यहाँ पे। तो अब ये बोल रहे हैं कि X विल बी, X क्या होगा, ऑप्शन इन्हें दे रखा है, ऑप्शन ए बोलते हैं कि CH3 CH2 S CH2 स्टार NCH2OH, एक तो ये, दूसरा ऑप्शन इन्हें दे रखा है CH3 CH2 S CH2 स्टार एंड OH, तीसरा ऑप्शन इन्हें दे रखा है कि 1:1 मिक्सर ऑफ A एंड B, A एंड B, और चौथा ऑप्शन इन्हें दे रखा है 2:1 मिक्सर ऑफ A एंड B। आप क्या आंसर करेंगे, आपके सामने अगर क्वेश्चन आ जाए तो व्हाट विल बी करेक्ट ऑप्शन एंड व्हाई, क्वेश्चन आपके सामने ये है। अब हुआ ये है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि इस Br की जगह क्या लग गया है, वाटर का OH लग गया है, मतलब वाटर की न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल था, उसने इस तरह से कुछ किया होगा और ये OH आ गया, यहाँ पे Br निकल गया, वहां पे OH आ गया। अब बताएं आंसर क्या किया जाए इसका और क्यों। और ये जो स्टार वाला कार्बन है बेटा, इसका मतलब है कि C14 है, बाकी सारे कार्बन 12 है, बट ये जो स्टार वाला कार्बन ही आइसोटोप, दूसरा आइसोटोप है। बताइए क्या आंसर होगा, एनीबॉडी ऑफ यू, हर्ष जी सुन पा रहे मुझे, ए, हिमांशु जी,
अवधेश जी, प्रियंका, ए होगा। ओके, अब देखिए जरा जरा बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, कंपटीशन के हिसाब से बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। जरा इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं, फिर आप देखिएगा, आपको समझ में आएगा। देखिए था क्या ये जो मॉलिक्यूल है ये कुछ इस तरह से है, CH3, CH2, और CH2 से क्या लगा है बेटा? CH2 से क्या लगा है? सल्फर। और इस CH2, इधर CH2 है, और इस CH2 के ऊपर क्या है जरा बताएं आप, कितने CH2? अगला CH2 फिर से है, ये CH2 स्टार वाला है, ये CH2 आपका क्या है? स्टार वाला है ना। इनफैक्ट ये इसको ऐसा लिखूं तो ज्यादा बेटर होगा, इस CH2 को मैं ऐसा लिखता हूं कि ये CH2 कुछ इस तरह से है, ये वाला CH2 स्टार वाला, और फिर आप देखें यहां पे एक CH2 ये है, और यहां पे लगा है Br। सिचुएशन ये है, अब ये जो सल्फर है, सल्फर के पास बेटा क्या है? लोन पेयर है। तो क्या आपको दिखाई दे रहा है कि NGP और ये लिविंग ग्रुप है, Br इज अ लिविंग ग्रुप। तो सबसे पहले ये हुआ होगा कि सल्फर का लोन पेयर यहां पे अटैक किया होगा इस कार्बन पे, और अटैक करेगा तो Br लीव करके इधर चला जाएगा। तो आप देखिए कि ये सल्फर किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहा है, NGP की तरह पार्टिसिपेट कर रहा है। इंटरमीडिएट क्या बनेगा मैं बता रहा हूं आपको, मतलब बन जाएगा इंटरमीडिएट इसका जो बनेगा वो देखिए आप, ये बन जाएगा इंटरमीडिएट CH3, सॉरी हट नहीं रहा, ये आपका बन जाएगा CH3, सॉरी थोड़ा सा इसको ठीक कर ले, ये बन जाएगा आपका CH3, ये आपका CH2, और आप सल्फर को देखिए, 3 मेंबर्ड रिंग बन गई बेटा, ये सल्फर है, और इधर आपका स्टार वाला CH2 है, ये CH2 स्टार वाला है, और ये वाला CH2 बेटा कौन सा है? नॉर्मल वाला CH2। इधर ये सल्फर से नया बॉन्ड जुड़ा, ये वाला नया बॉन्ड है, मैं कलर्स चेंज करता हूं, ये वाला जो बॉन्ड है नया बॉन्ड है बेटा, ये नया बॉन्ड है आपका ये, और सल्फर के ऊपर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये इंटरमीडिएट बना होगा। अब बताइए न्यूक्लियोफाइल क्या है? न्यूक्लियोफाइल है वाटर। आप देखिए कि वाटर न्यूक्लियोफाइल है, तो अगले मतलब ये एक तरह से SN2 हुआ, ये आपका SN2 टाइप का कुछ हुआ, इंटरनल SN2। अब फिर वाटर, बेटा वाटर जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल वाटर है आपके पास। तो अब वाटर कहां से अटैक कर सकता है? वाटर का जो ऑक्सीजन है बेटा, वो एक बार अगर मान लो कि एक बार वो यहां से अटैक करे, ये ऑक्सीजन यहां से अटैक कर दे इस पे, इस कार्बन पे, यहां अटैक कर दे, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि वैलेंसी 5 हो रही, ये वाला बॉन्ड टूट के वहां चला जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा, ये खुल गया, यानी कि प्रोडक्ट बन जाएगा CH3, CH2 एंड सल्फर के ऊपर कोई चार्ज नहीं, प्लस माइनस न्यूट्रल, और स्टार वाला कार्बन बीच में है, स्टार वाला कार्बन बीच में है, और इस CH2 से लग गया क्या? CH2 से लग गया OH2 वाटर, और लास्ट में क्या होगा? यहां से H निकल जाएगा, OH2 प्लस है, और लास्ट में क्योंकि Br माइनस बाहर हुआ है, तो ये Br माइनस क्या करेगा? H प्लस खींच लेगा, Br माइनस क्या करेगा कि H प्लस को खींच लेगा, तो OH बन जाएगा। यानी प्रोडक्ट ये बना। एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि CH3, CH2 NS, और CH2 स्टार वाला अंदर है, और CH2OH, ये बना एक प्रोडक्ट, राइट। ये प्रोडक्ट क्या है बेटा? A है शायद, ऑप्शन में देखो क्या है ये, A। लेकिन अभी रुकिएगा, ये जो प्रोडक्ट बना ये क्या बना? A बना। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी तो है बेटा कि ये वाटर अब इस पे भी कर सकता है, इस पे भी तो अटैक कर सकता है, इस वाले कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, तो ये वाला बॉन्ड टूट के इधर आ जाएगा, ये बॉन्ड टूट के इधर आ जाएगा, तो जो स्टार वाला कार्बन है किनारे हो जाएगा। तो उस केस में प्रोडक्ट क्या बनेगा? उस केस में प्रोडक्ट बनेगा CH3, CH2, S एंड CH2 नॉर्मल वाला, और स्टार वाला इस बार किनारे आ जाएगा, और यहां पे डायरेक्ट लिख रहा हूं OH आ जाएगा जो B है। अब बताइए बेटा, ये दोनों ही चांसेस बराबर हैं, इस वाटर के यहां भी अटैक करने का उतना ही चांस है, वहां भी अटैक करने का उतना चांस है, 50% यहां, 50% यहां। अब बताइए, यहां पे सल्फर ने NGP का रोल प्ले किया, अब बताइए ऑप्शन क्या होगा? ABCD में एम आई राइट?
1-1 मिक्सर, दोनों बनेंगे, ए भी बनेगा और बी भी बनेगा, दोनों इक्वल पॉसिबिलिटी है। तो एनजीपी की वजह से इस तरह का आप देखें कि चेंज यहाँ पे आ गया। तो आई होप कि जो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन वाला कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया, एक नया वर्ड मिल गया। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन से क्या होता है वो आपने यहाँ पे देख लिया, और मुझे लगता है कि काफी चीजें यहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगी, और जब भी आप प्रॉब्लम करेंगे, प्रैक्टिस में आएंगे, तो ढेरों कॉन्सेप्ट आपके इसके क्लियर होते चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट। अब इसके बाद, हाँ बेटा दिखा दीजिए, तो ऊपर की स्लाइड दिखा दीजिए सर, थर्ड स्लाइड बताइएगा। कर गया था, मेरा छूट गया है। मैं नोट को शेयर भी कर दूंगा आपको, है ना? सर ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। यहां से लिखिए जहां से आपने लिखा है। नई चीज यहां चालू करते हैं। SN1 हो गया, SN2 हो गया, NGP हो गया। अब लिखिए SNI मैकेनिज्म या SNI। SNI इसका जो पूरा नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और आई का मतलब है बेटा ऊपर जो है इंटरनल, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल। SNI का फुल फॉर्म आप ध्यान रखिएगा। SN1 क्या था? यूनिमोलिकुलर था। 2 क्या था? बाईमोलिकुलर था। और आई जो टर्म है बेटा ये इंटरनल के लिए आ गया। और इस टाइटल से ही क्लियर कट आपको दिखाई दे रहा है, या जो क्लियरली समझ में भी आ रहा है कि न्यूक्लियोफाइल मस्ट बी प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। इंटरनल का मतलब ये है कि न्यूक्लियोफाइल must be part of the molecule before SN attack या SN रिएक्शन। SN रिएक्शन के पहले वो जो न्यूक्लियोफाइल है वो उस मॉलिक्यूल का पार्ट हो जाएगा, तो इसीलिए बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल कैसा है? इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है। मतलब आप बोल सकते हैं कि रिएक्टिंग सबस्ट्रेट में ही जो है आपको न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट दिखाई देगा, है ना? मतलब न्यूक्लियोफाइल मस्ट बी पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल या रिएक्टिंग सबस्ट्रेट। रिएक्टिंग सबस्ट्रेट का पार्ट हो जाए अगर न्यूक्लियोफाइल, तो उसको बोलेंगे हम इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। अब मैं आपको बताऊं, पहली बात तो अगर मान लो जनरली ये क्या होता है कि क्लोराइड के केस में जनरली ये पाया जाता है ना? मैं आपको बताऊं कि अगर आपको मान लो दिया है बेटा, आपको इफ यू आर गिवन, सपोज करें कि पीएच है, सी है, यहाँ पे OH है, और आपने यहाँ पे ले लिया सपोज करें कि H है ये, और यहाँ पे आपने कुछ इस तरह से ले लिया मेथाइल CH3। अब बेटा अगर इसमें हम बेटा Cl- दे देंगे तो क्या रिएक्शन हो जाएगी जरा बोलिए? Cl- दे देंगे तो क्या OH को Cl रिप्लेस कर सकता है? टेल मी। नो। ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है, OH या Cl? OH। दिस Cl- कैन नॉट रिप्लेस। लेकिन अगर ये Cl होता और OH अटैक करता तो OH रिप्लेस कर सकता था। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास ROH हो और आप उसमें Cl- ले ले, सीधा Cl-, बेटा नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। लेकिन अगर वहीं पे RCl हो और आप सीधा OH- ले ले तो बेटा रिएक्शन हो जाएगी, क्या बन जाएगा? ROH। बेटा इसका क्या मतलब है, इस लाइन का क्या मतलब है जरा बताइए? इन दोनों लाइन को देखिए, क्या मतलब है, कौन ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल, क्लोराइड या हाइड्रोक्साइड? हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड डायरेक्टली क्लोराइड को रिप्लेस कर सकता है। हाइड्रोक्साइड क्लोराइड को डायरेक्टली रिप्लेस कर सकता है। जब भी एल्काइल हैलाइड में कोई हाइड्रोक्साइड आएगा तो उसको किक आउट कर देगा, उसको मार के भगा देगा क्लोराइड को, और क्लोराइड बेचारा लिविंग ग्रुप की तरफ भाग के अलग निकल जाएगा। लेकिन अब ऊपर वाली रिएक्शन में क्या कोई रिएक्शन होगी? नहीं, कोई रिएक्शन नहीं हो पाएगी, नो रिएक्शन। तो मतलब आप देखिए कि किसकी बेइज्जती हो रही, बार बार बेइज्जती हो रही क्लोराइड की।
बेचारा क्लोराइड अकेले अगर है और वहां पे हाइड्रोक्साइड आ गया तो भगा देता है उसको। तो इसलिए इसलिए अगर आप किसी एल्कोहल में कोई हैलोजन और खासकर क्लोराइड इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उस वक्त मैं आपको बताऊं कि एक रिजेंट है जिसका नाम है SOCl2 थायोनिल क्लोराइड। यानी अगर वो चीज आप कराना चाहते हैं तो पीएच सी हो गया आपका, ये OH हो गया, ये आपका H हो गया और आपका मेथाइल हो गया। अब आप चाहते हैं कि OH को हम Cl से रिप्लेस करें तो आपको यहां Cl माइनस न लेके SOCl2 लेना पड़ेगा। SOCl2 SOCl2 इज थायोनिल क्लोराइड और हीट करना पड़ेगा। SOCl2 क्या है? SOCl2 है थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। अब जब थायोनिल क्लोराइड ले लेंगे तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा बेटा, प्रोडक्ट बिल्कुल वैसा ही प्रोडक्ट मिलेगा। OH की जगह पे Cl आ जाएगा और यहाँ पे आपका पीएच था, पीएच रहेगा और यहाँ आपका H रहेगा और यहाँ आपका मिथाइल रहेगा। यानी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी वही है, स्टीरियोकेमिस्ट्री में भी कोई चेंज नहीं आया। मतलब मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे क्या होगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री मस्ट बी सेम विथ रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। मतलब रिटेंडेड प्रोडक्ट, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। यानी कभी भी किसी अल्कोहल में मतलब हाइड्रोक्सिल को अगर आप क्लोराइड से रिप्लेस करना चाहते हैं तो Cl माइनस कैन नॉट डू दिस। बट अगर SOCl2 नाम का कोई रिजेंट आप लेंगे, हाई टेम्परेचर पे लेंगे, तो बेटा होगा क्या कि जो OH है वो रिप्लेस हो जाएगा Cl से। यानी यहाँ पे एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसी कोई चीज हो जाएगी। पहली बात, इस बात को अपने को ध्यान रखने की जरूरत है। अब देखिए मैं आपको बताऊं कि आखिर ये हुआ कैसे होगा, इसकी मैकेनिज्म कैसे है, उसको आप समझ जाएं तो बात आपको बहुत क्लियर तरीके से आ जाएगी। पहली बात तो ये बताऊं मैं कि अगर किसी अल्कोहल के साथ SOCl2 लिया है और अल्कोहल अगर कायरल है, देख लो आप कायरल है, ये अल्कोहल कायरल है, तो SOCl2 लेने से ही आप समझ जाएगा कि रिएक्शन जो मैकेनिज्म होगी SNI होगी। इफ रिजेंट इज SOCl2 देन मैकेनिज्म विल बी SNI। ठीक है। अब देखिए हम लोग इस चीज को ज्यादा समझते हैं। मैकेनिज्म लिखें, मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म देखिए, कई तरह से मैकेनिज्म इसकी सजेस्ट की जाती है, कई तरीके से मैकेनिज्म इसकी सजेस्ट की जाएगी। बट मैं आपको बताता हूं कि मैकेनिज्म किस तरह से होगी। पहला तो ये आपके पास बेटा पीएच COH है और यहाँ पे H है और यहाँ पे आपका मिथाइल है और आपने ले रखा SOCl2, S डबल बॉन्ड O Cl एंड Cl। बेटा दिस इज SOCl2। अब यहाँ पे हुआ ये होगा, सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको कि ये जो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस सल्फर के वैकेंट ऑर्बिटल पे अटैक किया होगा और सल्फर का जो वैकेंट ऑर्बिटल जैसे ही अटैक होगा तो ये क्लोराइड यहां से निकलेगा और क्लोराइड यहां से Cl माइनस निकलेगा और क्लोराइड अगर यहां से निकलेगा तो क्या लेता जाए, अपने Cl माइनस निकल रहा और ऑक्सीजन से वो क्या लेता जाए, ऑक्सीजन से अगर H प्लस लेता जाए, H प्लस लेता जाए तो बेटा क्लोराइड और H प्लस मिलके क्या बना लेंगे जरा बताओ मुझे आप, HCl। मतलब ये क्लोराइड निकले और क्लोराइड अपने साथ क्या लेता जाए, अपने साथ ऑक्सीजन का H प्लस भी लेता जाए। क्लोराइड निकले और अपने साथ आप देखें कि ये H प्लस भी लेता चला जाए तो HCl आपका अलग हो गया, मतलब ये बन चुका है अलग। अब देखिए वो क्या बना, वो आप ध्यान से देखेंगे तो वो बना है आपका C पे आपका पीएच लगा है और आप देखिए यहाँ H है, यहाँ मिथाइल है और यहाँ पे बचा के आपका O और O से क्या लग गया बेटा, सल्फर। O से लग चुका है कि बेटा आपका सल्फर, यानी कि S डबल बॉन्ड O और यहीं पे क्या पड़ा हुआ है बेटा आपका Cl। ये आपका इंटरमीडिएट ऐसा कुछ बना होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब मैं बताऊं आपको कि बड़ी बढ़िया सी चीज है, इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा कि जो क्लोरीन है इसके पास लोन पेयर है एंड दिस कैन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है और इसी साइड से अटैक करेगा, यानी दिस क्लोराइड विल अटैक फ्रॉम दिस साइड, इसी साइड से इस कार्बन पे अटैक करे,
मतलब कार्बन पे अटैक करे, तो आप जैसे कार्बन पे अटैक करेगा ये बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि वैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं, ये बॉन्ड टूट के बेटा यहाँ पे डबल बॉन्ड बना ले, यहाँ पे जैसे ही यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला बॉन्ड खटाक से अलग निकल जाएगा। तो आप देखिए बाहर क्या निकल गया, वहां पे सल्फर डाइऑक्साइड, एस डबल बॉन्ड ओ सल्फर डाइऑक्साइड, और क्लोरीन जाके चिपक गया इसी साइड। यानी आप देखें इसी से यहाँ पे क्या लग गया, Cl, और यहीं पे पड़ा क्या रह गया, पीएच, एच और बेटा मिथाइल। आप देखिए रिटर्नेट प्रोडक्ट आपका बन गया, यानी ये आपका प्रोडक्ट है। और ये जो न्यूक्लियोफाइल था ये इंटरनल न्यूक्लियोफाइल था, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल, और ये इसी साइड से अटैक कर रहा है जिस साइड से लिविंग ग्रुप है। तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं बेटा हम लोग SNI। प्लीज इस बात को कॉपी किया जाए। और यहां पे ध्यान रखेंगे जो सॉल्वेंट होता है वो पिरिडीन होता है। यहाँ पे जो SOCl2 रखा जाता है पिरिडीन सॉल्वेंट में रखा जाता है, पिरिडीन सॉल्वेंट में ऐसे SOCl2 को रखा जाता है। हाँ बोलिए। लेकिन हमने जो थायोनाइल क्लोराइड तो एक्सटर्नल लिया ना, बाहर से लिया, तो मॉलिक्यूल्स में पहले तो था नहीं। हाँ नहीं सर ठीक बात है, एक्सटर्नल हो थायोनिल जाएगा क्लोराइड को देखो हमने बाहर पे लिया, लेकिन क्या थायोनिल क्लोराइड ने क्या एक स्टेप में सब्स्टिट्यूशन कर दिया, नहीं, उसने तो सिर्फ H को गायब किया, उसने इस H को गायब किया, Cl को गायब किया। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल बना SN कहाँ हुआ, यहाँ SN थोड़ी हुआ, SN तो इस मॉलिक्यूल में हो रहा है, इस वाले मॉलिक्यूल में। तो SN इस वाले मॉलिक्यूल में देखिए Cl ऑलरेडी प्रेजेंट हो गया कि नहीं हो गया। यानी SOCl2 का पहला काम यह है कि उस मॉलिक्यूल में न्यूक्लियोफाइल को पहले प्रेजेंट करवा दे वो। ये मेन सबस्ट्रेट आपका ये है, जो रिएक्टिंग सबस्ट्रेट है वो ये बन गया है। इसमें देखो Cl ऑलरेडी प्रेजेंट हो चुका है, और किसने प्रेजेंट करवाया, SOCl2 ने प्रेजेंट करवाया। ठीक बात है, इस वजह से ऐसा कहेंगे हम। आपका कहना बिल्कुल सही है कि एकदम बिगिनिंग में तो ऐसा नहीं था, बिल्कुल सही एग्री कर रहा हूं मैं, बिगिनिंग में था, लेकिन SOCl2 ने एक रिएक्शन करके SO2Cl, जहां पे Cl एक न्यूक्लियोफाइल की तरह है, वो प्रेजेंट करा दिया मॉलिक्यूल में। और उसके बाद मैंने क्या लिखा है, देखिए मैंने क्या लिखा है, पूरा पढ़िए स्टेटमेंट। न्यूक्लियोफाइल मस्ट बी पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल बिफोर SN रिएक्शन, बिफोर SN। बेटा ये बताइए SN रिएक्शन कहां पे हुई, SN रिएक्शन इस वाले स्टेप पे नहीं हुई है। SN रिएक्शन कहां हुई है, SN इस वाले स्टेप पे हुई, इसके साथ SN रिएक्शन हुई यहां पे। तो SN रिएक्शन के पहले न्यूक्लियोफाइल उस मॉलिक्यूल का पार्ट होना चाहिए। नोट करें इसको। ओके सर। तो इस बात को ध्यान रखा जाएगा कि जब भी SOCl2 SOBr2 और कोई कायरल अल्कोहल आ जाए, मतलब मैं फिर से नोट कर देता हूं कि इफ there is a alcohol with SOCl2 in presence of pyridine, then mechanism will be SNI. In case of chiral alcohol, stereochemistry will be retained. Noted.
तो इस तरह से आप देखिए कुछ हम थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हम लोग करें आज, एक दो क्वेश्चन भी लेते हैं जिससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपना और भी क्लियर होगा। हम लोग कुछ क्वेश्चन लेंगे और फिर आगे की तरफ जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास, थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका बढ़े, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। सो दिस इज द टाइम ऑफ सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 तो हो चुका है, ऊपर मैंने क्वेश्चन ले लिया था एक, ये वाला क्वेश्चन। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर, से इट इज 1। क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया था हमने यहाँ पे। कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द डे, देखिए बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी मोस्ट रिएक्टिव फॉर SN1, which is most reactive for SN1। ऑप्शंस आर, इधर दे रखा है, पहले आप बना लेने दीजिए मुझे। आयोडीन है ये, और यहाँ पे ऑक्सीजन सेंटर दे रखा है उनने। यहाँ पे जो सेंटर है इस रिंग में, ये ऑक्सीजन लगा है ये, राइट। ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी सी डी लिख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन बी में एक बार क्लोरीन दे रखा है उनने, बार बार वही गलती हो रही है। एनीवे, यहाँ पे क्लोरीन है। ऑप्शन सी में ब्रोमीन है यहाँ पे, और ऑप्शन में आयोडीन, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, और एक ऑप्शन ले लेते हैं हम लोग डी। एक ऑप्शन डी जहां पे क्लोरीन तो है लेकिन जो ऑक्सीजन है वो यहाँ है। अब आप बड़े ध्यान से देखेंगे, मैं फिर से करेक्ट करता हूं इसको। देखिए यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, और यहाँ ऑक्सीजन है। ये ऑक्सी सेंटर है यहाँ पे, राइट। अब ये बोला जा रहा है यहाँ लिविंग ग्रुप एक बार आयोडीन है, एक बार लिविंग ग्रुप क्लोरीन है, एक बार लिविंग ग्रुप ब्रोमीन है, और एक बार लिविंग ग्रुप यहाँ क्लोरीन है लेकिन ऑक्सीजन दूर है। अब ये पूछा जा रहा है कि इनमें से SN1 रिएक्शन के लिए बेस्ट कौन है, SN1 रिएक्शन फास्टेस्ट कौन देगा। तो जरा आप देखें बेटा, ये बताइए कि SN1 रिएक्शन, आप जरा तुक्का ही मारिए, अपना एक आंसर दीजिए कि SN1 रिएक्शन बेस्ट कौन देगा, जरा बताइए। क्लोरीन। कौन था? बी वाला। आई थिंक कि जो कार्बोकेटायन है बेटा, चाहे ये आयोडीन जाए, चाहे क्लोरीन जाए, चाहे ब्रोमीन जाए, कार्बोकेटायन बड़े अच्छे बन रहे हैं। क्योंकि कार्बोकेटायन में आप देखिए यहाँ ऑक्सीजन है, और कार्बोकेटायन जो बन रहे हैं वो यहाँ पे प्लस यानी बैक बॉन्डिंग वाला कार्बोकेटायन बना, देखिए आप लोन पेयर है। अच्छा, अगर ये वाला अगर क्लोरीन जाता है तो इसका मतलब जो कार्बोकेटायन बनेगा वो बैक बॉन्डिंग वाला नहीं बनेगा। आप देखिए ऑक्सीजन दूर हो गया, तो कहने का मतलब है कि कार्बोकेटायन का ABC वाले अच्छे हैं, तो ए और बी और सी में तो कार्बोकेटायन यही वाला बनेगा, इसका भी कार्बोकेटायन यही होगा, इसका भी कार्बोकेटायन यही होगा, इसका भी यही होगा। तीनों के कार्बोकेटायन तो एक जैसे बन रहे हैं। तो फिर ये बताओ कि लीविंग एबिलिटी ज्यादा अच्छी किसकी है, आयोडीन की, क्लोरीन की, या ब्रोमीन की? विच वन इज बेटर लिविंग ग्रुप? आयोडीन। तो डेफिनेटली ये ए जो है फास्टेस्ट हो जाएगा। मतलब SN1 रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ए जो है वो सबसे बेहतर हो जाएगा यहाँ पे, राइट। और अगर इसको हम लोग रेट वाइज लगाएं ABCD को, तो सबसे बेहतर क्या हो जाएगा बेटा? ए के बाद किसकी बारी आएगी जरा बताओ? ए के बाद बी या सी? ब्रोमीन या क्लोरीन? ब्रोमीन, सी, इसके बाद बी, और लास्ट में डी। दिस इज द ऑर्डर ऑफ SN1। इस क्वेश्चन में SN1 का ऑर्डर है, SN1 रेट ऑर्डर। शायद आप इसको समझ गए होंगे, लिख लिया आपने इस क्वेश्चन को? तो कार्बोकेटायन बेहतर जहां बनेगा, वो कार्बोकेटायन इक्वल बन रहा है तो लिविंग ग्रुप का डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। जो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतना अच्छा रेट करेगा, उतना जल्दी छोड़ के चला जाएगा वो साइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस। अरेंज the following
compounds in order of decreasing rate of hydrolysis. For SN1 reaction, कुछ मॉलिक्यूल दे दिए जा रहे हैं, उनका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? मॉलिक्यूल देखिए, जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है वो कुछ ऐसा है, इस तरह से बेंजीन है, इसमें CH2Br है। जो सेकेंड मॉलिक्यूल है वो आपका CH2Br तो है, CH2Br, लेकिन पैरा पोजीशन पे यहां CH3 लगा हुआ है। थर्ड जो मॉलिक्यूल है CH2Br है ऊपर, लेकिन जो पैरा पोजीशन पे है यहां पे लगा है CH3, यानी CH2 CH3 एथाइल ग्रुप लगा हुआ है। और जो फोर्थ है, फोर्थ वाला जो है उसमें भी CH2Br है ऊपर सेम चीज दिखाई दे रही है, लेकिन ग्रुप का डिफरेंस है केवल। और यहां जो है वो CH, इधर दो मिथाइल लगे हुए हैं, मिथाइल एंड मिथाइल। अब ये 4 कंपाउंड हैं, इन चारों कंपाउंड को 1 2 3 4 को एक प्रॉपर ऑर्डर लगाना है SN1 के हिसाब से। व्हाट इज करेक्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू SN1? सभी लोग ऑर्डर लगाइए प्लीज, मैं फिर चेक करता हूं। और ऑर्डर आप जानते हैं SN1 का कैसे लगाना है। SN1 में इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बोकेटाइन। So you have to check the stability of carbocation formed in each case and arrange their stability and rate. Do everybody. ऑर्डर आ जाए तो बताएंगे आप मुझे। सर हो गया। हो गया? ओके। अब देखिएगा सभी लोग, सबसे पहले मैं कार्बोकेटाइन बनाऊं। यहां पे कार्बोकेटाइन जो बनेगा वो ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा। यहां जो कार्बोकेटाइन बनेगा ये कार्बोकेटाइन बनेगा, लेकिन ये जो मिथाइल है, मिथाइल क्या है? प्लस हाइपर कंजुगेशन, प्लस हाइपर कंजुगेशन और प्लस इंडक्टिव इफेक्ट दो लगाएगा। इस वाले केस में भी आप देखें कार्बोकेटाइन ये बनेगा, ये भी प्लस हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा प्लस आई। और यहां भी कार्बोकेटाइन एग्जैक्टली वही बनेगा, यहां पे भी प्लस हाइपर कंजुगेशन और प्लस आई लगेगा। अब बताओ जो 4 कार्बोकेटाइन बन रहे हैं, इन चारों कार्बोकेटाइन में सबसे बेस्ट कौन होगा? ABCD में सबसे बेस्ट कार्बोकेटाइन कौन होगा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में सबसे बढ़िया कार्बोकेटाइन कौन सा बन रहा है? यहां पे आप देखें सेकेंड वाले में हाइपर कंजुगेशन में कितने अल्फा हाइड्रोजन बेटा? 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन। इंडक्टिव इफेक्ट कम जरूर, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। थर्ड वाले में देखिए अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 2 अल्फा हाइड्रोजन। और जबकि फोर्थ वाले में 1 अल्फा हाइड्रोजन। आपने क्या किया होगा? आप सभी ने 4 3 2 1 लगाया होगा, जबकि वो गलत है। सही क्या है? सबसे ज्यादा स्टेबल क्या है आपका? 2 सबसे स्टेबल है। इसके बाद आप देखेंगे कि 3 स्टेबल है, और 3 के बाद बेटा ये स्टेबल है 4, और इनके बाद फिर 1 वाला स्टेबल है। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ SN1। क्या किसी ने इस ऑर्डर को लगाया? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जो होगी वही रेट का भी ऑर्डर होगा। और आप देखिए कार्बोकेटाइन, मैंने पहले भी कहा था आपको कि कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी का लेक्चर है वो जरूर आप देखें। कार्बोकेटाइन में हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा रोल प्ले करता है। आधी से ज्यादा पब्लिक ने 4 को ज्यादा कर दिया होगा, इंडक्टिव इफेक्ट जरूर इसका ज्यादा है, इंडक्टिव इफेक्ट इसका मैक्सिमम है। लेकिन हाइपर कंजुगेशन में एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो मिनिमम है ये।
जबकि सेकंड वाले का हाइपर कंजुगेशन मैक्सिमम है और इंडक्टिव इफेक्ट मिनिमम है, और हाइपर कंजुगेशन डोमिनेटिंग होता है, इसलिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड देन 1। ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन ये दिया है कि which one of the following compound will give enantiomeric pair on treatment with water, वाटर के साथ ट्रीटमेंट। वाटर एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, डेफिनेटली SN1 की तरफ हम जा रहे हैं। तो आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो इनांसियोमेरिक पेयर एज अ प्रोडक्ट देगा। पहला ऑप्शन अपने पास है कुछ इस तरह से, C2H5, I, C2H5 एंड C2H5। दूसरा ऑप्शन अपने पास है CH3 यानी मेथाइल 2 लगे हुए हैं, और एक लगा हुआ है एथाइल ग्रुप C2H5, और यहां पे लगा हुआ है आपका Br। तीसरा ऑप्शन जो है अपने पास बेटा, एक C6H5 लगा हुआ है फेनाइल ग्रुप, और एक हाइड्रोजन लगा है, एक ड्यूटीरियम लगा है, और यहां पे लगा हुआ है ब्रोमीन, से इट इज Br। और एक ऑप्शन है D जिसमें 2 एथाइल लगे हैं, C2H5 एंड CH3 एंड लिविंग ग्रुप Br है। अब आपको बताना है कि इन चारों में से which one of the following compound will give enantiomeric pair on treatment। सभी लोग सोच के बताएं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपके सामने रखा है। ABCD में क्या करेक्ट होगा? ABCD, अवधेश क्या बोल रहे हैं? लिविंग ग्रुप आयोडीन, ब्रोमीन, और तीसरे वाले में भी ब्रोमीन है और चौथे में ब्रोमीन है। बेटा इनांसियोमेरिक पेयर का सवाल तो तब उठता है जब काइरल कार्बन हो। बेटा मुझे बताना, क्या फर्स्ट वाला ऑप्शन में काइरल कार्बन है जिसपे लिविंग ग्रुप लगा है? क्या ये वाला कार्बन काइरल कार्बन है? जरा देखो, क्या इसकी चारों वैलेंसी अलग है क्या? नहीं। दूसरे वाले कार्बन को देखो, क्या ये काइरल है क्या? नहीं। 2 मेथाइल सेम वैलेंसी के हैं। तीसरे वाले को देखो, क्या ये वाला काइरल कार्बन है क्या? ये वाला जरा देखो ध्यान से। यस, चारों वैलेंसी अलग है, देख लो, हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम, C6H5, Br। तो डेफिनेटली जब काइरल है तो यही वाला ऐसा है जो रेशमिक या इनांसियोमेरिक पेयर देगा। जबकि डी वाला ऑप्शन देखो, 2 एथाइल है, ये भी काइरल नहीं है। मतलब A, B और D काइरल नहीं है, केवल ऑप्शन C काइरल है। जब आप इसके साथ वाटर लेंगे तो बेटा 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक रिटेंटेड बनेगा और एक इन्वर्टेड। यानी 2 प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा मैं बता दे रहा हूं आपको। इस तरह से एक यहां पे आएगा OH, यहां पे आएगा H, यहां पे आएगा D, यहां पे आएगा आपका PH, प्लस एक दूसरा इधर आएगा OH, इसका इन्वर्टेड, इधर आ जाएगा आपका क्या PH, और इधर आ जाएगा H, और इधर आ जाएगा D। ये इनांसियोमेरिक पेयर बनेंगे दोनों बेटा। और SN1 में होता भी यही रेशमिक मिक्सर। तो SN1 हो रहा है लेकिन काइरल कार्बन रहेगा तब तो ऐसा होगा। सो ऑप्शन A, B और D में काइरल कार्बन नहीं है, C में काइरल है। दैट इज व्हाई आंसर शुड बी C। ये बात समझ में आ गई आपको?
तो इस तरह से ढेरों क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब आगे हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट लेते हैं, कुछ और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे और डिटेल करेंगे चीजों को। यहां तक लिख लीजिएगा, जो भी हो गया उसको लिखते चलेंगे आप। ओके, अब यहाँ पे बेटा लिखे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट अनसैचुरेटेड कार्बन सेंटर। अगला हेडिंग थोड़ा सा एसएन का ही एक पार्ट है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट अनसैचुरेटेड कार्बन सेंटर, एट अनसैचुरेटेड कार्बन सेंटर। मतलब अभी जो आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराया वो बेसिकली सैचुरेटेड या sp3 कार्बन पे कराया। तो कुछ अनसैचुरेटेड कार्बन पे भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे, और फिर उसको हम लोग एक नाम दे देंगे। हालांकि काफी मिलता जुलता और काफी कम इसका एप्लीकेशन आपको मिलेगा, फिर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं बताऊं आपको कि यहाँ पे जो नाम चलेगा, एक होगा बेटा SN1 डैश, SN1 डैश बोल सकते हैं। दूसरा इसी का एक रिप्लिकेट टाइप का SN2 डैश। अगर आप डबल बॉन्डेड कार्बन पे SN2 कराएंगे तो SN2 डैश हो जाएगा, डबल बॉन्डेड कार्बन पे आप SN1 कराएंगे तो SN1 डैश हो जाएगा, या अगर आप इंटरनल तरीके से कराएंगे तो SNI डैश हो जाएगा, SNI डैश, SNI डैश। यानी अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसी अनसैचुरेटेड कार्बन सेंटर पे हो रहा है तो वहां पे बेटा SN1 डैश, SN2 डैश, SNI डैश होने के चांसेस हैं। मैं एग्जांपल के साथ इस बात को आपको समझाऊंगा, सो बहुत ही आसानी से आप इसको समझ जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अब जैसे देखें, आप बारी बारी से आप देखें, इसमें आपको क्लियर तरीके से चीजें समझ में आ जाएंगी। मैं एग्जांपल लेता हूं SN1 डैश को समझाने का। मान लो बेटा आपके पास एक मॉलिक्यूल है, कुछ इस तरह से है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH2OH। CH2 इस तरह से आपको यहाँ पे दे दिया, OH, CH2OH यहाँ पे दे दिया, CH2OH इस तरह से दे दिया। अब बेटा वो कहता है कि हम आपको एसिडिक मीडियम देते हैं, एसिडिक मीडियम का मतलब H प्लस दे रहे हैं यहाँ पे। अब इनफैक्ट क्या होगा, यहाँ पे H प्लस दे रहा है और इनफैक्ट ये बोल रहा है कि HBr हम करा रहे हैं, ऐसा करते हैं हम लोग, HBr दे रहे हैं उसको। एसिडिक मीडियम देने के बजाय हम अगर सीधा लिखें HBr, इफ वी आर हैविंग HBr तो ज्यादा बेटर होगा। हमने दे दिया HBr। अब देखिए क्या होगा, सबसे पहले अगर आप देखें क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है बेटा, ये ऑक्सीजन इस क्या करेगा, प्रोटोनेट करेगा, इस H प्लस को अपनी तरफ लेगा, और H प्लस को अपनी तरफ ले लेगा तो क्या हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड ये हो गया आपका CH2, और CH2 से OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं था, लेकिन ये क्या बन गया, OH2 बन गया। बेटा OH2 बड़ा ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, और OH2 बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तुरंत ही लीव कर जाएगा, वाटर लीव कर गया दोनों इलेक्ट्रॉन लेके। तो आप देखिए इसके कार्बोकेटाइन बन गया, कार्बोकेटाइन क्या बना, कार्बोकेटाइन बना CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH2 प्लस, ये कार्बोकेटाइन बना। अब कार्बोकेटाइन ये बन चुका है और मिक्सर में अभी भी Br माइनस पड़ा, ये Br माइनस अभी पड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पे दो बातें हो सकती हैं। पहली बात ये हो सकती है कि बेटा Br माइनस यहाँ सीधा अटैक कर जाए, Br माइनस अगर यहाँ सीधा अटैक कर जाए तो इसको बोलेंगे SN1, यानी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH एंड CH2Br। यानी प्योरली आपने कार्बोकेटाइन का आपने देखा कि बनाया और अटैक करा दिया। तो ये जो रूट है इसको क्या बोला जाएगा बेटा, SN1। दिस इज कॉल्ड SN1, इसको बोलेंगे SN1। लेकिन बेटा ये बताओ, ये जो कार्बोकेटाइन है, क्या इस कार्बोकेटाइन का कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है कि नहीं, टेल मी, इज देयर एनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस कार्बोकेटाइन? यस,
इसका रेजोनेंस है कि नहीं है? बिल्कुल है। ये पाई बॉन्ड अगर यहाँ चला जाए तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। यानी आप देखिए कि अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना ले तो CH3, ये जो CH है इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, और ये बाहर जो CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। उसी का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है। और जो ब्रोमाइड आयन है, जो वहां अटैक करने के बजाय ब्रोमाइड आयन अगर यहां अटैक कर दे इस कार्बोकेटाइन पे, तो क्या बनेगा? CH3 CHBr एंड CH डबल बॉन्ड CH2। तो बेटा इसको, इस रूट को पता है क्या बोलेंगे? इस रूट को बोलेंगे हम लोग SN1 डैश, SN1 डैश। अब देखिए, ध्यान से देखिए, क्योंकि Br किस कार्बन पे लगा है? स्टार्टिंग मटेरियल ये था, इस कार्बन पे Br लगा है, और ये कार्बन देख लो डबल बॉन्डेड है, sp2 कार्बन दिखाई दे रहा अभी, तो डबल बॉन्डेड कार्बन पे यहाँ पे Br लग गया। यानी ऊपर की हेडिंग पढ़िए आप, ऊपर की हेडिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट अनसैचुरेटेड कार्बन। तो अगर कार्बोकेटाइन बनने के बाद न्यूक्लियोफाइल वहां पे जाए जहां पे ऑलरेडी डबल बॉन्ड था, तो उस प्रोडक्ट को या उस मैकेनिज्म को बोलते हैं SN1 डैश। प्लीज इसको कॉपी कर लें, इस एग्जांपल को। और लीविंग ग्रुप से अगर मैं पोजीशन डिसाइड कर दूं तो पोजीशन भी बता रहा हूं मैं। लीविंग ग्रुप ये है, इसके बगल वाली पोजीशन अल्फा, ये वाली बीटा, और ये वाली गामा। यानी गामा पोजीशन पे आप देखिए लग गया ये गामा पोजीशन, ये अल्फा बीटा गामा, मतलब गामा पोजीशन पे आप देखिए कि ये लग चुका है। और क्योंकि कार्बोकेटाइन बन के ऐसा हुआ है, इसलिए इसको SN1 बोलेंगे। लेकिन ओरिजिनली अगर आप देखें Br यहाँ पे कहां लगा? Br यहाँ पे sp3 पे लगा है। आप देख लो, ये वाला कार्बन sp3 था, शुरुआत वाला ये वाला जो कार्बन है बेटा, ये कार्बन देख लो sp3 था, ये वाला कार्बन। तो इस पे लगा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, तब तो SN1 है। लेकिन sp2 वाले कार्बन पे लग जाएगा तो SN1 डैश हो जाएगा। और ठीक इसी तरह से, ये तो SN1 डैश का एग्जांपल हो गया, मैं SN2 डैश का एग्जांपल ले रहा हूं। ये SN1 डैश का एग्जांपल है, SN2 डैश। दूसरा एग्जांपल मैं SN2 डैश का लूंगा। सपोज करो बेटा आपके पास एक कंपाउंड कुछ इस तरह से C, और यहाँ पे Cl है, और दो मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लगे हैं, बल्कि ग्रुप लगे हैं, CH3 CH3, और फिर यहाँ पे आपका CH एंड डबल बॉन्ड CH2। इस तरह से CH डबल बॉन्ड CH2, कुछ इस तरह से एक मॉलिक्यूल दिया है। और आपको न्यूक्लियोफाइल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एरिया, यू आर गिवन वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आपको दे दिया है। सपोज करो कि PHS माइनस, वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दे रखा है। अब बताओ लिविंग ग्रुप क्या है इसमें, देख पा रहे हैं आप? विच वन इज लिविंग ग्रुप? क्लोरीन। लेकिन क्या यहाँ पे SN2 पॉसिबल है इस कार्बन पे? ये 3 डिग्री कार्बन है बेटा, क्या इस कार्बन पे अटैक, ये क्या इस पे डायरेक्टली अटैक कर सकता है क्या? बोलो जरा। नो, नॉट एट ऑल। क्यों भाई? ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। SN2 में 3 डिग्री कार्बन पे अटैक हो नहीं सकता, लेकिन वो लिविंग ग्रुप है और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो अब SN2 होगा तो फिर क्या हो सकता है? तो हो ये सकता है कि अगर ये वाला जो, मतलब ये रूट सही नहीं है, दिस इज नॉट करेक्ट, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर ये S माइनस यहाँ पे डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे अटैक करे, ये S माइनस यहाँ डबल बॉन्ड वाले कार्बन यानी sp2 कार्बन पे अटैक करे, तो ये पाई बॉन्ड पेंटावैलेंसी होगी, पाई बॉन्ड उठ के यहां शिफ्ट कर जाए और ये क्लोरीन निकल जाए, तो आप देखो कि SN2 डैश हो गया कि नहीं हो गया? मतलब क्लोरीन को डायरेक्टली हिट नहीं किया, अल्फा बीटा गामा कार्बन पे यहां पे भी डायरेक्ट अटैक हुआ है, क्लोरीन को भगाया लेकिन इनडायरेक्ट भगाया, डबल बॉन्ड पे अटैक करके भगाया। तो प्रोडक्ट क्या बना? ये आपका CH2 है, ये CH2 से जुड़ गया आपका SPH, और ये आपका CH डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा वहां पे C, और वहां पे 2 मिथाइल ऑलरेडी हैं। दिस विल बी प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट हो जाएगा बेटा इस रिएक्शन का, ये करेक्ट है।
ध्यान रखिए, अटैक किस पे हुआ है? अटैक हुआ है sp2 कार्बन पे। तो इस रूट को क्या बोलेंगे? दिस रूट इज कॉल्ड above is SN2 डैश। नोट कर लें। अर्चिता जी, बात समझ में आ रही है? यस सर। प्रियांशी है नहीं आज लगता है। प्रियंका, यस सर। यस सर। पूजा, ओके। बस नोट करते चले। ये मतलब एकदम बोलते हैं ना कि डेप्थ में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि शुरू में लगता है काफी क्या क्या बात कर रहे हैं सर, है ना, काफी डेप्थ में हम लोग जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा अगर आपको कंपटीशन फाइट करना है, आपको अपना ड्रीम पूरा करना है, तो आपको सब्जेक्ट को डेप्थ में ले जाना ही पड़ेगा, आपको घबराना नहीं है। और खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो मैकेनिज्म ही सब कुछ है, चीजें कैसे हो रही हैं इसका आइडिया लग जाए, और इसीलिए हम लोग सारा कुछ जीओसी वगैरह डिस्कस करते हैं। तो ये आपका SN2 डैश का एक एग्जाम्पल हो गया। अब मैं आता हूं बेटा, एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा आपको SNI डैश का। SNI डैश का एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा। मान लो एक आपके पास मॉलिक्यूल कुछ ऐसा है। सपोज करो यू आर गिवन मॉलिक्यूल लाइक दिस, CH2, O से लगा है S, डबल बॉन्ड O, और यहां पे लगा है बेटा आपका क्या, Cl। ठीक है। अच्छा, इधर आपका दिया हुआ है CH एंड डबल बॉन्ड CH3 मान लो यहां है, यहां H है। अब बेटा ये बताओ, ये मॉलिक्यूल देख के कौन सी रिएक्शन की याद आई? अभी थोड़ी देर पहले आज हम लोगों ने SNI पढ़ा है। आप याद करिए कि जो इंटरनली जो क्लोरीन है कहां पे अटैक करता था। अगर इंटरनली ये जो क्लोरीन है, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करता था? इस वाले कार्बन पे अटैक करता था कि नहीं? तो O निकल जाता था। लेकिन अब यहां पे देखो डबल बॉन्डेड एक सिचुएशन मिल गई, यानी इसको मैं अल्फा बोलूं, इसको मैं बीटा बोलूं, और इसको मैं गामा बोलूं। तो अगर ये क्लोरीन यहां पे अटैक कर दे इस कार्बन पे, और ये बॉन्ड आपका स्विच होके यहां आ जाए डबल बॉन्ड, और ये आपका निकल के यहां आ जाए, तो अब इसको हम SNI नहीं बोलेंगे, बल्कि क्या बोलेंगे, SNI डैश। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? देखिए प्रोडक्ट सीधा सीधा बन जाएगा, ये लास्ट में CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH, और इसके बाद क्या है बेटा आपका C है, और इस C से CH3 लगा हुआ है, इसी से ऑलरेडी H लगा हुआ है, और इसी पे आ जाए Cl, इसी पे आ जाए Cl, और SO2 बाहर निकल जाए, सल्फर डाइऑक्साइड यहां पे बाहर निकल जाए, तो इसको हम बोलेंगे SNI डैश। दिस इज कॉल्ड SNI डैश। यानी बहुत ही बेहतर तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये कार्बन है अल्फा, ये कार्बन है बीटा, ये कार्बन है गामा, मतलब, और इस पे लगा हुआ है लिविंग ग्रुप, अल्फा पे लगा हुआ है लिविंग ग्रुप, अल्फा कार्बन पे कोई लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, एंड दिस इज गामा कार्बन। और ध्यान रखें कि अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है, अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है। सो बेटा अगर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल किसी भी वजह से न्यूक्लियोफाइल बेटा यहाँ पे आके जुड़ता है, तो यहाँ पे आके अगर जुड़ता है तो बेटा उसको हम SN1 SN2 SNI नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? या तो हम बोलेंगे SN1 डैश, या तो हम बोलेंगे SN2 डैश, या हम बोलेंगे SNI डैश, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अगर कार्बोकेटाइन से होकर रिएक्शन जाएगी, इंटरमीडिएट अगर कार्बोकेटाइन बना तो SN1 डैश, मतलब अगर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट रहा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो SN1 डैश। अच्छा, अगर यहाँ पे वीक SN1 के लिए वीक न्यूक्लियोफाइल WN होता है, SN2 के लिए क्या है कि ट्रांजिशन स्टेट और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अगर है
और वैसी सिचुएशन है तो उसको क्या बोलेंगे, SN2 डैश। और SNI तो आप सीधा सीधा पहचान जाएंगे कि वहां पे OOS डबल बॉन्ड OCl या Br नाम का कोई न्यूक्लियोफाइल अगर प्रेजेंट है और वो सिचुएशन है तो SNI हो जाएगा। प्लीज इस बात को नोट कर लिया जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने दोनों ही एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बताई है, चाहे नीट हो चाहे IIT JEE एडवांस हो। हाँ जी बोलिए बोलिए, मैं आपको आवाज बेटा आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आपको, नेट की प्रॉब्लम है लगता है आपके एंड पे। SNI कार्बोकैटायन जो है हाँ तो उसमें सर फ्लोरीन और आयोडीन क्यों नहीं हो सकता? आयोडीन का, सल्फर और आयोडीन का बॉन्ड काफी वीक होता है और फ्लोरीन का बॉन्ड बहुत शार्ट होता है, इसलिए फ्लोरीन अटैक नहीं कर पाता है। इसलिए क्लोरीन और ब्रोमीन याद करो, आप याद करो, हम लोगों ने शुरू में भी जो प्रॉपर्टी बताई थी हेलोजनेशन, तो फ्लोरीन और आयोडीन की केमिस्ट्री अलग थी कि नहीं थी। फ्लोरीन बहुत लॉन्गर बॉन्ड होता है तो जल्दी टूट जाता है, और आयोडीन थोड़ा सा बॉन्ड छोटा होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इस वजह से वहां पे नहीं लेते हम फ्लोरीन और आयोडीन को। क्लोरीन और ब्रोमीन होगा तो वो क्या कर देगा, वो आपका SNI करा देगा। ठीक है, तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट, इनफैक्ट SN1 SN2 SNI SN1 डैश SN2 डैश SNI डैश, और इसमें NGP यानी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन ये लगा दिया, ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया। उसके पहले हमने न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, लिविंग ग्रुप क्या होता है, पोलैरिटी क्या होती है, ये सारा कुछ डिस्कशन हम लोगों ने वहां पे कर लिया है और चीजें आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया है। तो आज हम चालू अगला कुछ नहीं करेंगे, एक इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। मतलब ये क्या था, ये सब्स्टिट्यूशन चल रहा था पूरा आपका, यानी जो एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड की प्रॉपर्टीज में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑलमोस्ट आज आपका खत्म हो गया एल्काइल हैलाइड में, राइट। अब इसके बाद आप पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन की मैक्सिमम पढ़ेंगे, E1 क्या है, E2 क्या है, E1CB क्या है, टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। और आज हम लोगों ने डिस्कस, आज फिनिश क्या किया, सब्स्टिट्यूशन फिनिश किया। सब्स्टिट्यूशन के जितने टाइप हो सकते हैं, जो कंडीशन हो सकती है मैकेनिज्म की, वो हम लोगों ने यहाँ पे फिनिश किया हुआ है। अब जैसे देखिए कुछ क्वेश्चन हम लोग एक आध और थोड़ा सा आपसे थोड़ी गलती कराएं, एक आध क्वेश्चन लेंगे, ज्यादा नहीं। हाँ, SN1 से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। मान लो कि आपको दिया है बेटा, सपोज करो कि यू आर गिवन कुछ ऐसा है, ये CH3 CHCl CH3 कुछ ऐसा है, CH3 O CH2Cl कुछ ऐसा है, और मतलब ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, और एक D हो गया। एक D ऑप्शन लेते हैं हम लोग, D ऑप्शन कुछ भी आप ले लीजिए। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं कि CH2Cl हो गया, राइट। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इन चारों का एक ऑर्डर लगाइए, अरेंज दीज फोर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ SN1, अरेंज दीज in decreasing order of SN1, decreasing order of SN1, सभी लोग अरेंज करिए ABCD में। सबसे फास्ट कौन देगा SN1, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऑर्डर लगाइए प्लीज।
लिविंग ग्रुप हर जगह सेम है, क्लोरीन क्लोरीन एंड क्लोरीन। हाँ बोलिए। ऑर्डर बताइए। ए बी डी सी। ए बी डी सी। और कोई बताना चाहेगा? अब देखिए, आपने पता नहीं मुझे कितने लोगों ने सही किया कितने लोगों ने गलत, आप खुद समझिएगा। बेटा यहां जो कार्बोकेटाइन बनेगा, यहां वाला जो कार्बोकेटाइन ये बनेगा, ये कार्बोकेटाइन में क्या आप बैक बॉन्डिंग देख पा रहे हैं? बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग, और बैक बॉन्डिंग है तो बहुत ही स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। अच्छा, ये जो कार्बोकेटाइन बनेगा ये रेजोनेंस स्टेबलाइज बनेगा, रेजोनेंस है यहां पे, राइट। लेकिन बैक बॉन्डिंग वाला रेजोनेंस से ऊपर होता है। अच्छा, यहां जो कार्बोकेटाइन बनेगा ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, 2 डिग्री और 336 अल्फा। अच्छा, यहां जो कार्बोकेटाइन बनेगा बेटा कितने डिग्री बनेगा? ए में जरा बताओ। ये वाला कार्बो कितने डिग्री बनेगा? हाँ, यही मैं गलती कराना चाह रहा था आपसे। बेटा ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, एक रिंग ऊपर गई एक नीचे गई है। ये 3 डिग्री आपको जरूर दिख रहा है, बट दिस कार्बोकेटाइन विल नॉट फॉर्म ड्यू टू नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। और कार्बोकेटाइन की प्रॉपर्टी ये है कि वो प्लेनर होना चाहिए, इसलिए 3 डिग्री देख के लोग इसको बहुत बढ़िया कह देंगे, जबकि ये कार्बोकेटाइन बनेगा ही नहीं, क्योंकि आप देखो एक रिंग ऊपर है एक नीचे है, किधर है? ये स्ट्रक्चर एक प्लेन में आ ही नहीं सकती, और कार्बोकेटाइन की शर्त यह है कि प्लेनर होना चाहिए, इसलिए ए वाला तो फॉर्म ही नहीं होगा। तो फिर ऑर्डर में सबसे बेस्ट कौन हो जाएगा? सी वाला सबसे बेस्ट, देन डी वाला, देन बी वाला, यानी सी, देन डी, देन बी, और ए लास्ट में आएगा। ये करेक्ट आंसर है, नोट कर लीजिए। ऐसी ढेर सारी गलतियां आप करेंगे कार्बोकेटाइन वाले केसेस में, दैट्स व्हाई मुझे पता है कि कहां गलतियां होती हैं और मैं गलती आपसे करवा रहा हूं। ये बात समझ में आई कि कोई भी कार्बोकेटाइन की स्ट्रक्चर प्लेनर होनी चाहिए तभी बनेगा वो। लेकिन इसीलिए अगर ध्यान रखना कि यहाँ पे ब्रिज हेड पे अगर कोई लिविंग ग्रुप है तो वो कार्बोकेटाइन नहीं बनाएगा। मतलब इफ लिविंग ग्रुप इज at bridge head carbon, then it will not form कार्बोकेटाइन। तो इसको नोट करें, और अगले क्लास में, अगले लेक्चर में हम लोग आ जाएंगे एल्काइल हैलाइड का अगला पार्ट मैकेनिज्म का, जिसका नाम है एलिमिनेशन। आज आपने जो कुछ भी पढ़ा, दिस वाज सब्स्टिट्यूशन एंड देयर पार्ट्स। तो चलिए, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए एलिमिनेशन मैकेनिज्म के साथ। अटेंडेंस लगा दीजिएगा प्लीज।